आमतौर पर जब हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स या फिर ग्लोबल गठबंधनों के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया का नक्शा बहुत ही साफ सुथरा है। बिल्कुल। मिशन आज यही समझना है कि आखिर कैसे दो देश जो कभी एक दूसरे के सबसे पक्के और भरोसेमंद दोस्त हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। और कैसे इस दुश्मनी ने पूरे मिडल ईस्ट की शक्ल ही बदल कर रख दी है। बिल्कुल। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। आज हम जिन दस्तावेजों और रिसर्च पेपर्स पे बात कर रहे हैं, उनमें कई ऐसी पॉलिटिकल और सेंसिटिव डिटेल्स हैं जो लेफ्ट विंग या राइट विंग विचारधाराओं से जुड़ सकती हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट करना या किसी नैरेटिव को बढ़ावा देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों और ओरिजिनल सोर्सेज की बात करेंगे जो हमारे सामने रखे गए हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से न्यूट्रल होकर। हमारा काम इन इवेंट्स के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है, बिना किसी बायस के। ओके, इसको थोड़ा खोलते हैं। चलिए। इस 2026 के वॉर जोन और तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। और थोड़ा नहीं, बल्कि सदियों पीछे। हाँ, क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सच दफन है जो आज की न्यूज हेडलाइंस देखकर बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। बाइबल के हिस्टोरिकल टेक्स्ट बताते हैं कि आज से लगभग 2700 साल पहले पर्शिया, यानी आज का जो ईरान है, ईरान, वहां के राजा साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को बेबीलोन की कैद से आजाद करवाया था। अरे सिर्फ आजाद ही नहीं करवाया था, उन्होंने बकायदा यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाजत भी दी थी। अरे वाह! और उनका जो सबसे पवित्र सेकंड टेम्पल था ना, उसे दोबारा बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी। यहूदी इतिहास में एक ईरानी राजा को एक मसीहा का दर्जा दिया गया है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब 2700 साल पहले की बात। बिल्कुल। और अगर हम सीधे टाइम ट्रैवल करके 20वीं सदी में आ जाएं, तो ये दोस्ती सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं थी। हाँ, 1948 में जब इजराइल एक आजाद देश बना, तो तुर्की के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। हाँ, और दोनों देशों के बीच जो रिश्ता था वो सिर्फ नाम का डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं था। वो लोग एक दूसरे पर बहुत गहरे लेवल पर निर्भर थे। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो है इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की एक मास्टर स्ट्रैटेजी, जिसे अलायंस ऑफ द पेरिफेरी कहा जाता था। एग्जैक्टली। अगर उस वक्त का नक्शा देखें तो इजराइल चारों तरफ से उन अरब देशों से घिरा हुआ था जो उसे दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते थे। बेन गुरियन को समझ आ गया था कि इस दुश्मन अरब घेरे के बाहर जो गैर अरब देश हैं, उनके साथ दोस्ती करना इजराइल के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। और ईरान उस रणनीति में बिल्कुल परफेक्ट फिट होता था। एकदम परफेक्ट। क्योंकि ईरान अरब नहीं है, वो पर्शियन है। और उस वक्त ईरान को भी अरब राष्ट्रवाद से खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए दोनों का दुश्मन एक ही था। और इस दोस्ती का प्रैक्टिकल असर इतना मजबूत था कि 1967 के युद्ध के बाद इजराइल की आधी से ज्यादा तेल की जरूरत ईरान पूरी कर रहा था। सोचिए, आधी से ज्यादा जरूरत। हाँ, और इजराइल ने तो बकायदा एलात अश्कलोन नाम की एक पूरी पाइपलाइन और कंपनी खड़ी कर दी थी सिर्फ ईरानी तेल को यूरोप तक पहुंचाने के लिए। और इजराइल की एयरलाइन एल आल की तेहरान से तेहरान तक रेगुलर डायरेक्ट फ्लाइट्स उड़ती थीं। क्या बात है! दोनों देशों के इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस भी साथ चलते थे। मतलब ये तो बिल्कुल उन दो रूममेट्स वाली बात हो गई जो सोसाइटी वालों के सामने एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे अपना पूरा किचन, राशन और वाईफाई शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि सोर्सेज में प्रोजेक्ट फ्लावर नाम के एक सीक्रेट मिशन का जिक्र है, जहां ये दोनों देश मिलकर एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल डिजाइन कर रहे थे। और ईरान इस डील में इजराइल की एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक और हथियार ले रहा था। दोनों का फायदा था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार पार्टनरशिप दुनिया की सबसे जहरीली दुश्मनी में बदल गई? ये सवाल हमें 1979 के उस टर्निंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां से पूरा मिडल ईस्ट पलट गया। ईरानी क्रांति। हाँ, 1979 की ईरानी क्रांति। इस क्रांति ने सिर्फ ईरान की सरकार नहीं बदली, बल्कि उसकी पूरी आइडेंटिटी और फॉरेन पॉलिसी को एक नए खांचे में डाल दिया। शाह को सत्ता से हटा दिया गया। बिल्कुल। और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक खट्टर इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और रातों रात जो इजराइल सबसे अच्छा दोस्त था, उसे लिटिल सेटन या छोटा शैतान का नाम दे दिया गया। इजराइल के जो दूतावास तेहरान में थे, उन पर कब्जा करके उन्हें पीएलओ को दे दिया गया। इजरायली पासपोर्ट पर पूरी तरह बैन लग गया। और नेताओं की भाषा इतनी खतरनाक हो गई कि इजराइल को एक कैंसर की गांठ कहा जाने लगा, जिसे काटकर फेंकना जरूरी है।
2015 आते आते तो तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में एक बाकायदा डिजिटल घड़ी लगा दी गई थी। हाँ, वो काउंटडाउन क्लॉक जिसमें 25 साल की उल्टी गिनती चल रही थी कि 2040 तक इजराइल खत्म हो जाएगा। पर एक सेकंड, क्या ये सिर्फ बयानबाजी थी? मतलब जब नई नई सरकारें आती हैं तो अक्सर वो अपनी लोकल जनता को खुश करने के लिए या अपना कट्टर इमेज सेट करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या इसके पीछे वाकई कोई मिलिट्री प्लान था या सिर्फ माइक पर दिए जाने वाले भाषण थे? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। शुरुआत में दुनिया को भी यही लगा था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा। लेकिन ईरान सिर्फ भाषण नहीं दे रहा था, वो एक बहुत ही डीप और लॉन्ग टर्म मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा था, जिसे आज हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यानी प्रतिरोध का धुरा? हाँ, ईरान जानता था कि इजराइल से सीधे आमने सामने की जंग लड़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट और एडवांस्ड मिलिट्री है। इसलिए ईरान ने एक रिंग ऑफ फायर बनाने का फैसला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और यमन में हुती विद्रोहियों को खड़ा किया गया। इन्हें पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल। मकसद ये था कि इजराइल को उसके ही बॉर्डर पर छोटे छोटे लेकिन लगातार चलने वाले युद्धों में फंसा कर रखा जाए, ताकि वो कभी भी शांत और सुरक्षित महसूस न कर सके। इजराइल को अंदर से थका देने की रणनीति। तो एक तरफ तो ये प्रॉक्सी वॉर और तेहरान के चौराहों पर तबाही की घड़ियां चल रही थी। लेकिन जब हम इन रिसर्च पेपर्स की और गहराई में जाते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अच्छा, वो पर्दे के पीछे वाला सच। एग्जैक्टली। पब्लिक में इतनी नफरत होने के बावजूद पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आप उस दौर के सीक्रेट ट्रेड नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं? हाँ। 1979 की क्रांति के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से रुका नहीं था। रुको, सच में? हाँ। मार्क रिच नाम का एक इजरायली स्विस कमोडिटी ट्रेडर था जिसने खुफिया तरीके से ईरान का तेल इजराइल तक पहुंचाना जारी रखा। अरे बाप रे। और इससे भी बड़ी बात, जब 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने खुफिया तौर पर ईरान को हथियार और स्पेयर पार्ट्स बेचे थे। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि इजराइल चाहता था कि ईरान और इराक दोनों इस युद्ध में उलझे रहें और कमजोर हो जाएं। इसलिए जब ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत पड़ी तो वैचारिक दुश्मनी को साइड में रखकर इजराइल ने एक बिचौलिए के जरिए हथियार सप्लाई किए। और सिर्फ हथियार या तेल ही नहीं, सोर्सेज में ऐसे ऐसे आइटम्स का जिक्र है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे कि इजराइल अपनी जरूरत का ज्यादातर पिस्ता तुर्की के रास्ते परोक्ष रूप से ईरान से ही खरीद रहा था। अच्छा, पिस्ता भी? हाँ। और ईरान की सरकार इजराइल से एग्रीकल्चरल बीज और गायों के दूध का उत्पादन बढ़ाने वाले हार्मोन्स खरीद रही थी। मतलब दुश्मनी अपनी जगह और खेती और दूध अपनी जगह। बिल्कुल। और एक और बहुत ही अजीब फैक्ट मुझे मिला। नेट एनफोर्सर नाम का एक इंटरनेट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट था जिससे इजराइल की एक कंपनी ने बनाया था। वो डेनमार्क के रास्ते एक फर्जी लेबल के साथ ईरान पहुंचाया गया। मतलब ईरानी सरकार अपने ही नागरिकों का इंटरनेट मॉनिटर करने के लिए इजराइल की बनाई तकनीक यूज कर रही थी। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक कड़वा सच दिखाता है। वो क्या? कि कोई भी आइडियोलॉजी या वैचारिक दुश्मनी नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित से बड़ी नहीं होती। जब देश के सर्वाइवल या इकोनॉमी की बात आती है तो बड़े से बड़े दुश्मन भी पिछले दरवाजे से बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन ये तो सरकारों का पाखंड हुआ ना। ईरान की आम जनता क्या सोच रही थी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो ईरानी सरकार के प्रोपेगेंडा से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो यूएमडी और गामान वाले सर्वे। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और गामान जैसे संस्थानों ने 2025 में कुछ बड़े सर्वे किए थे। उन सर्वेस का डेटा बताता है कि लगभग 69% ईरानी जनता का ये मानना था कि उनकी सरकार को इजराइल को खत्म करने का ये जुनून अब छोड़ देना चाहिए। 69%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और वो ऐसा इसलिए नहीं सोच रहे थे कि उन्हें अचानक इजराइल से प्यार हो गया था। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल प्रैक्टिकल था। क्योंकि ईरान भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, करेंसी की वैल्यू गिर चुकी थी, बेरोजगारी चरम पर थी। तो जनता का सीधा सा सवाल था कि जब हमारे पास खाने को नहीं है तो हमारी सरकार हमास और हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर क्यों भेज रही है? रिसर्च में ये भी साफ दिख रहा है कि 2025-2026 में जब तनाव अपने चरम पर था तो ईरानी जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे अपनी आज़ादी या सुरक्षा की लड़ाई नहीं मान रहा था।
उन्हें लग रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ वर्तमान सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। वो महसूस कर रहे थे कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की कोशिश है, और कई लोग अंदर ही अंदर इस बदलाव के खिलाफ नहीं थे। जनता और सरकार के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। ईरान की अपनी जनता अपनी सरकार की विस्तारवादी नीतियों से तंग आ चुकी थी, तो जो पड़ोसी अरब देश हैं उनका क्या हाल होगा? वो तो और भी डरे हुए होंगे। ईरान लगातार अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा था। उसके प्रॉक्सी गुट पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए थे। इसी डर ने एक ऐसे नए गठबंधन को जन्म दिया जिसने सबको चौंका दिया। अब्राहम अलायंस। हाँ। एम वॉल्ट की एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी। बिल्कुल, बैलेंस ऑफ थ्रेट। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। आमतौर पर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं कि जिसके पास ज्यादा ताकत है बाकी लोग उससे डरकर एक ग्रुप बना लेते हैं। सही। अगर सिर्फ पावर की बात होती तो मिडिल ईस्ट के देशों को इजराइल या अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ताकतवर हैं। लेकिन वॉल्ट की थ्योरी कहती है कि देश सिर्फ पावर नहीं देखते, वो खतरा यानी थ्रेट देखते हैं। अच्छा। इजराइल ताकतवर जरूर है, लेकिन वो यूएई या बहरीन की सरकारें गिराने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान था, जो खुलेआम इन सुन्नी अरब देशों के लिए खतरा बन रहा था। ये तो बिल्कुल किसी नेबरहुड वॉच की तरह है। मतलब? मान लीजिए आपकी गली में एक घर है जहाँ भारी मात्रा में हथियार रखे हैं और वहां से रोज धमकियां दी जाती हैं। ऐसे में आप ये नहीं देखते कि पड़ोस वाले शर्मा जी से आपका सालों पुराना झगड़ा है। आप और शर्मा जी हाथ मिला लेते हैं और एक सिक्योरिटी कैमरा लगाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस खतरनाक घर से आप दोनों की जान को खतरा है। एग्जैक्टली। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने जो इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स किए, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या ट्रेड के लिए नहीं थे। हाँ, वो एक डिफेंसिव कदम था। उन्हें इजराइल का एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का सपोर्ट चाहिए था। लेकिन यहाँ इस रिसर्च में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट भी मेंशन्ड है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ, जिसके बाद गाजा में एक बहुत ही भयानक और लंबा युद्ध शुरू हो गया। इतिहास में जब भी ऐसा कुछ हुआ है, अरब देशों ने हमेशा इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, कूटनीतिक बॉयकॉट कर दिया है। हाँ, ये तो है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने दूतावास बंद क्यों नहीं किए? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्योंकि गजा युद्ध के दौरान अरब सड़कों पर बहुत गुस्सा था जनता का, भारी दबाव था अपनी सरकारों पर। बिल्कुल। लेकिन इन देशों की कुलीन सरकारों ने, जिन्हें एलिटिस्ट रेजीम कहा जाता है, उन्होंने इमोशंस के बजाय जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस को चुना। अच्छा। वो जानते थे कि हमास या फिलिस्तीन का मुद्दा इमोशनल जरूर है, लेकिन उनके अपने देशों के सर्वाइवल के लिए जो असली खतरा है वो ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। इसी कैलकुलेशन ने उस व्यापारिक अब्राहम अकॉर्ड्स को एक प्रॉपर मिलिट्री पैक्ट यानी अब्राहम अलायंस में बदल दिया। हाँ, एक शील्ड प्लान तैयार हो गया जहां अरब देशों के रडार सिस्टम्स और इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल एक साथ काम करने लगे। और जो नए देश इस अलायंस में जुड़ने को तैयार हुए, वो तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा शौक है। आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं ना? सऊदी अरब की एंट्री ने पूरी डायनामिक्स बदल दी। हाँ, सऊदी अरब जो इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों का गार्जियन है, वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की टेबल पर आ गया। हालांकि उनकी शर्तें बहुत स्पेसिफिक थी। वो क्या थी? उन्हें अमेरिका से एक गारंटीड डिफेंस पैक्ट चाहिए था और अपना सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू करने के लिए मदद चाहिए थी।